यमुना किनारे उद्योगों का डेरा, यही है हरियाणा में यमुनानगर का चेहरा। कितना चेहरा ये बिगड़ा और कितना संवरा पिछले 10 साल में। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल और कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कारवा पहुंच गया है यमुनानगर में। इस तरफ है हमारे साथ यमुनानगर की जनता और इस तरफ है हमारे साथ यमुनानगर के नेता। आज बातचीत होगी विकास की, आज बातचीत होगी कि किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है चुनाव। क्या व्यक्ति विशेष हो गया है ये चुनाव या फिर पार्टियां मुद्दों पर लड़ रही है। लेकिन पहले परिचय हो जाए। सबसे पहले कांग्रेस के भोपाल भाटी साहब हमारे साथ मौजूद है यहां कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। आईएनएलडी यानी ओम प्रकाश चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल के बिशन लाल सैनी और बीजेपी के घनश्याम दास। उत्साह देखते ही बन रहा है। इस उत्साह का मतलब भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले एक बार देख लेते हैं कि आज आखिरकार कैसे हरियाणा में चुनावी गर्मी बढ़ गई। पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच कैसे चले शब्द वेदीबान। एक नजर वो डाल लेते हैं, फिर सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा विधानसभा के लिए छिड़ा चुनावी घमासान तीखी जुबानी जंग में बदल गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हिसार की चुनावी रैली में सीधे कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के जमीन विवाद पर हमला बोल दिया है। उनकी सरकार ने चुनाव की आचार संहिता होने के बावजूद भी एक फैसला किया। क्या फैसला किया? दामाद को जमीन देने के काम को फाइनल कर दिया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनावी मौसम में आए मोदी के इस बयान पर जवाब देने में देर नहीं की। अगर 1 इंच भी हरियाणा सरकार की जमीन होगी तो मेरा आज लेकर सेवा दे और नहीं तो लोकायुक्त में दरखास्त दे। पीएम मोदी ने हिसार रैली में ही कांग्रेस को घेरने के लिए बड़ी सफाई का ट्रम्प कार्ड भी खेल दिया है। मैं सभी सरकारों को, केंद्र सरकार को अनुरोध करता हूं कि 14 नवंबर पंडित नेहरू के 125 वर्ष उनकी जन्म जयंती को मनाया जाए। 19 नवंबर को श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्मदिन है। 5 दिन पूरे हिंदुस्तान में हर स्कूल के अंदर, आंगनवाड़ी के अंदर साफ सुथरे रहने की स्पर्धा करें। हम इस सफाई को अभियान चलाएं। पंडित नेहरू प्रति जिनकी अपार श्रद्धा है, उन लोगों को भी मैं आग्रह करता हूं कि आप भी मैदान में आइए। मोदी के इस दाव पर तिलमिलाई कांग्रेस का जवाब सीधे दिल्ली से आया। जिस नेहरू जी को, जिस इंदिरा जी के बारे में ये कहते हैं कि 60 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, अगर 60 साल में कुछ नहीं किया होता तो उनका नाम क्यों लेते हैं? कुरुक्षेत्र की रैली में मोदी ने बीजेपी के साथ चुनाव बाद गठबंधन की हवा फैला रही आईएनएलडी और उसके नेता ओम प्रकाश चौटाला पर भी निशाना साधा। मैं ही जेल में रहूं तो भी मैं ही। अगर अपने बेटों पर जो भरोसा नहीं कर सकते, वो हरियाणा के नौजवान पे कैसा भरोसा कर सकते। शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल में बंद ओम प्रकाश चौटाला पर हमला करने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। ओम प्रकाश चौटाला क्या कहते हैं? कहते हैं भाई मेरे को बना दो, मैं जेल से कसम उठा लूंगा, शपथ ले लूंगा मुख्यमंत्री की। अरे क्यों गुमराह कर रहे हो लोगों का? पीएम मोदी दुखती नब्ज पर हाथ रखना जानते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या और हरियाणा के लिंगानुपात का मुद्दा भी उठाया। 1000 बेटे पैदा होते हैं तो उसके सामने 875 कन्याएं पैदा होती हैं। हर पीढ़ी के 125 नौजवान कंवारे रह जाएंगे। कन्या को जन्म का अधिकार नहीं दिया है हमने। इन बेटी को जन्मने से क्यों रोका जा रहा है? और इसलिए इस स्थिति को मुझे बदलना है। मुद्दों के बीच विवादों का छौंक लग चुका है हरियाणा की राजनीति में। आने वाले दिन और भी दिलचस्प होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार हमला बोला है। सबसे पहले उन्होंने आईएनएलडी यानी ओम प्रकाश चौटाला को निशाने पर लिया है। सीधा चलते हैं सैनी साहब के पास। सैनी साहब, कुरुक्षेत्र में क्या हो गया? आज कह दिया कि जेल से भी सपने देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के। ऐसे है कि नरेंद्र मोदी जी की जो हवा जी जो गुब्बारा था ना, वो फूट चुका है। अब उसको गुस्से के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता।
उसको गुस्सा आ रहा है कि हरियाणा प्रदेश में जहां 17,000 आदमी रैलियों में आए थे, आज 5-7 हज़ार पे सिमट गया, इसलिए उसको गुस्सा आ रहा है और वो गुस्सा जो है ना वो चौटाला साहब पे उतार रहा है। चलिए, आपका टाइम हुआ खत्म, आपका टाइम शुरू होता है। आपकी पार्टी से कौन मुख्यमंत्री बने और क्यों? भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे और बन रहे हैं, क्योंकि वो विकास पुरुष हैं। हरियाणा में जो विकास उन्होंने कराया, ऐसा विकास किसी भी हरियाणा में के बाहर किसी प्रदेश में नहीं है। उन्होंने हर जगह, हर जिले में गरीब का, अमीर का, किसान का विकास कराया है। सारा हरियाणा आज नंबर 1 है। उनकी वजह से हमारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट वही होंगे। मुख्यमंत्री वही होंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। घनश्याम दास जी, आपका टाइम शुरू होता है। अब आप बताइए कौन होगा मुख्यमंत्री बीजेपी का और क्यों? बीजेपी का मुख्यमंत्री चुनाव के बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करेगा। क्यों अभी क्यों नहीं तय हो पा रहा? नहीं, अभी हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाले हैं, इसलिए तय नहीं हो पाया। मोदी साहब तो बार बार कहते हैं कि मैं ही सरकार बनाऊंगा, तो इसके लिए मोदी के नाम पर ही लड़ा जा रहा है। नहीं, मोदी के नाम पर तो सारा हिंदुस्तान ही नहीं, सारी दुनिया ने यूएनओ में देख लिया कि मोदी जी के नेतृत्व को केवल भारतवर्ष में नहीं, सारी दुनिया ने सराहा है। मिनट पूरे हुए तो नरेंद्र मोदी और ओम प्रकाश चौटाला के बीच लड़ाई हो रही है, लेकिन विकास की बात की थी सबसे पहले भाटी साहब ने। इनसे जान लेते हैं कि यमुनानगर में कितना विकास हुआ 10 साल में। क्या शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तनातनी में यमुनानगर पिछड़ गया? मैं जगाधरी हल्के से आता हूँ। जगाधरी हल्के में बिजली का थर्मल प्लांट बना। हमने 2 कॉलेज बनाया, अब तक कॉलेज नहीं था। एक छछरौली बनाया, एक पॉलिटेक्निक बनाया कलेस्टर में। 350 ट्यूबवेल लगाए, यमुना में बांध बांधा। 750 स्कूलों का काम किया, 3 रेस्ट हाउस बनाए, 3 अस्पताल बनाए। जगाधरी में पूरा विकास हुआ है। जम के विकास किया, जम के विकास किया। देखिए, जब से हुड्डा सरकार बनी थी, हुड्डा साहब ने तो यमुनानगर का नाम अपने मानचित्र में से ही काट रखा है। उसने तो जगाधरी का भी, यमुनानगर का भी, आज कोई भी विकास यहाँ पर यमुनानगर जगाधरी के अंदर बिल्कुल नहीं हुआ। हुड्डा साहब यहाँ आए नहीं, 2 बार आए सिर्फ, और वो हेलीकॉप्टर से आए और उड़ करके चले गए। यहाँ हुड्डा साहब आए नहीं। आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं, क्या बीजेपी के नेता यहाँ आएंगे या वो भी पल्ला झाड़ के बैठ जाएंगे? नहीं नहीं, बीजेपी के नेता निश्चित रूप से आएंगे और प्रधानमंत्री बनने के बाद श्रीमान नरेंद्र मोदी कैथल में आए थे। 3,136 करोड़ रुपए राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए उन्होंने स्वीकृत किया और उस पर काम होने जा रहा है। ये काम होने जा रहा है। जनता से पूछ लेते हैं। पहला सवाल जनता से, सवाल पूछिए। सर, मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं कि यमुनानगर में जो थर्मल पावर प्लांट बनाया गया था उसमें नौकरियां दी गई थी और नौकरियां सिर्फ 59 लोगों को ही मिली, बाकियों के साथ धोखा हुआ है। ऐसा क्यों? यमुनानगर के साथ ही क्यों? यमुनानगर के साथ धोखा क्यों किया? मैं आपके पास आऊंगा भाटी साहब, बोलिए बोलिए। मैं एजुकेशन के बारे में बोलना चाहता हूं। एजुकेशन का इस सरकार ने 10 साल में भत्ता बढ़ा दिया है और आरजू टेंट इन्होंने लगाए हैं। कोई आरजू टेंट जो है काम नहीं करता। 1049 गैस टीचर लगे हुए हैं, उनको हटा दिया जाए तो कोई बहुत स्कूल खाली हो जाते हैं। बानिया वाला, मेघू वाला, कोई अध्यापक नहीं। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल कोट कलसिया में साइंस ग्रुप चलाया हुआ है, परंतु कोई भी साइंस का लेक्चर नहीं है। शिक्षा में पिछड़ गया यमुनानगर। बोलिए, सवाल पूछिए। मैं आज बीजेपी से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं एक किसान हूँ, गांव मेरा मसाना रांगड़ा है, जीरी का भाव वादा कर दिया है, मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, मैं आज जहर खाने को मजबूर हूँ, मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, मेरा सत्यानाश हो गया। कानून व्यवस्था, शिक्षा, कानून व्यवस्था, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लांट आपने लगाया, थर्मल प्लांट, लेकिन वहां नौकरियां यमुनानगर से बाहर के लोगों को दी। 150 आदमियों को नौकरी हमने यहाँ की नौकरी दी है। जिनकी भूमि अधिग्रहण हुई तो उनको सबको नौकरी दे दी गई है। और जहाँ तक हमारी इसकी बात है, शिक्षा की बात, हमने 64 यहाँ शिक्षण संस्थान खोले हैं। MBA कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आज तक नहीं था, कॉलेज गवर्नमेंट आज तक नहीं था, पहली बार इस जिले में खुला है। और हर स्कूल के अंदर हमने टीचर दिया है। एजुकेशन अच्छी है, यहाँ का बच्चा खूब शिक्षा प्राप्त कर रहा है। आगे हम यहाँ यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हमारे मैनिफेस्टो में यूनिवर्सिटी बनेगी, लेकिन सरकार पहले बननी चाहिए। खनन माफिया, क्या खनन माफिया यमुनानगर में राजनीतिज्ञों के संरक्षण में चलता है? क्योंकि यमुना में जितनी खनन की शिकायतें आती हैं, कभी तहसीलदार पे गाड़ी चढ़ाई जाती है, कभी पुलिस वालों को कुचला जाता है। आखिर क्यों? आपने इसकी आवाज क्यों नहीं उठाई आज तक? हमने इसकी आवाज यहाँ भी उठाई और विधानसभा के अंदर। नतीजा निकला कुछ? नतीजा क्या? घटनाएं अब भी हो रही हैं। कैसे निकम्मे आदमी की सरकार है कि वो इधर से सुनता है, इधर से निकाल देता है। निकम्मे आदमी की सरकार है। बहुत बढ़िया शरीफ आदमी की सरकार है। हुड्डा से बढ़िया कोई बढ़िया मुख्यमंत्री, शरीफ मुख्यमंत्री नहीं होता। अगर
अच्छी सरकार नहीं है, कानून व्यवस्था खराब है, तो आज क्यों प्रधानमंत्री ने ये कहा कि खूंखार लोगों के साथ मैं नहीं जाऊंगा, जो जेलों से बैठ के भी सपने देखते हैं? प्रधानमंत्री की तो अपने आप हवा निकल चुकी है। आज वो इतने लेवल तक नीचे आ गया है कि ओम प्रकाश चौटाला के साथ मुकाबला कर रहे हैं। उसको ऐसी बात कहते हुए पहले सोचना चाहिए। आपकी हवा निकल गई है, चौटाला से मुकाबला कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। क्या प्रधानमंत्री को इतना नीचे आना पड़ेगा? नहीं, हवा नहीं निकली है। नरेंद्र भाई मोदी ने यूएनओ में जाकर जो वक्तव्य दिया, केवल देश ही नहीं सारी दुनिया ने उनको अपना नेता मान लिया है। और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के मजबूत नेतृत्व में निश्चित रूप से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नेतृत्व का भी बड़ा सवाल है, लेकिन एक बात ये बताइए कि आखिरकार पहले तो आप एनडीए के घटक होते थे, आज तलवारें खींच ली, मोदी साहब ने बोला तो आप भी शुरू हो गए। अभी 2 हफ्ते पहले तक अभय चौटाला मेरे साथ कह रहे थे कि उन्हें अगर जाना पड़ा तो बीजेपी के साथ जाने में कोई गुरेज नहीं होगी। बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। ये ऐसी पार्टी है हमेशा पीछे से छुरा घोंपती है। बिल्कुल छुरा घोंपने वाली बात गलत है। बीजेपी एक ऐसा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है कि एनडीए के घटक दलों के साथ 23 दलों के साथ प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी सरकार बनाई। अब क्या हो गया? अब क्यों शिवसेना से अलग हो गए? अब क्यों आईएनएलडी में खोट नजर आने लगा? नहीं, आईएनएलडी से तो हमारी कोई बात ही नहीं है। आप कैसे खोट? 1999 में आपके घटक हुआ करते थे। ये ठीक है, 1999 में घटक थे, परंतु उनके नेता का व्यवहार बराबरी का व्यवहार नहीं था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार, उन्होंने सत्ता में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को जो शेयर देना चाहिए था वो देने से इनकार कर दिया। आपने दगा किया बीजेपी के साथ। ये मलाई खाना चाहते थे ना, हमने मलाई खाई ना इनको खाने दी। आप मलाई मार हैं? नहीं, हम मलाई मार नहीं है, हम बाहर से रहकर समर्थन दे रहे थे। इसलिए हमको मलाई मार कहने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से उसकी क्या स्थिति है आप अनुमान लगा सकते हैं। और दूसरे, मैं ये कहना चाहता हूं, हम बाहर से समर्थन दे रहे थे और बाहर से समर्थन देने वाला दल कभी मलाई मार नहीं हो सकता। मलाई मार ये नहीं है, आप दगाबाज कह रहे हैं कि हम बाहर से समर्थन दे रहे थे। मलाई तो आपने दी नहीं, आप खुद खाते थे, तभी जेल में गए। इनके पास तो बीजेपी वालों के पास उम्मीदवार भी खड़े करने के लिए नहीं थे। जो यहाँ से टूट कर गए उनको टिकटें दी हैं और करोड़ों रुपए में खरीदी टिकटें बिकी हैं। ये आज क्या बात कर रहे हैं बीजेपी वाले? ये तो हमेशा इन्होंने सबको धोखा दिया। देवीलाल को दिया, बंसीलाल को दिया और अब भजनलाल के लड़के को दिया। ये कहां से किसके हुए हैं? आप किस को और धोखा देंगे? हम किसी को ना धोखा दिया है ना धोखा देंगे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र धर्म निभाना जानती है। इसके साथ मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं, यदि कोई भी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी से बराबरी का व्यवहार नहीं करेगा, यदि वो शोषण करना चाहेगा, भारतीय जनता पार्टी उसका कभी साथ शोषण नहीं झेलेंगे। लेकिन देखते हैं कि क्या यमुनानगर की जनता का शोषण हुआ पिछले 10 साल में? सर, पार्टी साहब ने बात की है विकास कार्यों की। कौन सा विकास कराया इन्होंने? और माइनिंग का मुद्दा जो पिछले 10 साल से बंद पड़ा है वो खुलवा नहीं सकते। माइनिंग का मुद्दा पिछले 10 साल से बंद। माइनिंग का मुद्दा बड़ा सवाल है। घनश्याम जी से मेरा सवाल है जी, घनश्याम जी से सवाल ये है, घनश्याम जी पिछले 3-4 चुनाव यहाँ से लड़ चुके हैं, हमेशा इन्होंने अपना नाम घनश्याम दास बताया है। इस बार ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इन्हें अपने नाम के साथ घनश्याम दास अरोड़ा लगाना पड़ा? पूछिए, सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है, मैं एक यूथ हूँ और मेरा सभी पार्टियों से ये क्वेश्चन है कि अगर उनकी सरकार आती है तो यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे बढ़ेंगी? यूथ के लिए रोजगार कैसे होगा? यूथ के लिए रोजगार क्या होगा? यूथ के लिए क्या करेंगे प्रधानमंत्री, बताइए। ऐसा है कि प्रधानमंत्री युवाओं की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं और उन्होंने देश के विकास की बात और नई दिशा देने की बात युवाओं के बलबूते पर की है। और आज सारा यूथ भारतीय जनता पार्टी की ओर आशा भरी निगाह से देख रहा है। मैं आपके चैनल से ये विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले युवाओं को रोजगार देने का, युवाओं को एस्टेब्लिश करने का, उनको अपना उद्योग लगाने का है। क्या कांग्रेस को भरोसा है कि रोजगार मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बीजेपी झूठी पार्टी है, हर बात झूठा वादा करती है। आज तक किसी वादे के ऊपर पूरा नहीं उतरी। किसान को धोखा दिया, इसने मजदूर को धोखा दिया। ये सामने होर्डिंग लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं, आलू महंगा कर दिया, महंगाई बढ़ा दी है। किसी बात के ऊपर मोदी खड़े नहीं उतरे हैं। ये बताइए मुझे भाटी साहब कि आपका एक बड़ा हाईवे
जो चंडीगढ़ से शुरू होता है, पूरे उत्तर भारत को जोड़ता हुआ हरिद्वार तक जाता है, उत्तराखंड को जाता है, काशी तक लोग उससे होके जाते हैं। आज तक पंचकुला से लेकर यमुनानगर तक का जो 4 लेन का रास्ता था वो 10 साल में क्यों नहीं बन पाया? पर्यावरण महकमे की दिक्कत थी, उसका पैसा हमने दे दिया, पैसा आ गया, मटेरियल पड़ा है। बना क्यों नहीं 10 साल में? आपकी यूपीए में आपकी सरकार थी दिल्ली में, और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। पर्यावरण महकमे का एक टेक्निकल हिच थी, उसमें सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और ये बीजेपी जो है ना, बीजेपी के प्रधानमंत्री आए थे, इनके मंत्री भी आए थे, हमारी बनाई हुई सड़कों पे अपना नाम लिख रहे हैं, मोहर लिख रहे हैं। एक हिच थी कहते हैं, छोटी सी हिच थी इसलिए हाईवे नहीं बन पाया। क्या वो हिच आप दूर करेंगे? क्योंकि केंद्र में अभी जो एमओएस का पद है वो आपके हरियाणा के फरीदाबाद से जो एमपी हैं कृष्ण पाल गुर्जर, उनके पास है। कृष्ण पाल गुर्जर जी अभी चंडीगढ़ में आए थे, आज ही मेरी रतनलाल कटारिया जी से बात हुई है। जो भी हिच थी वो एनवायरनमेंट की थी, फॉरेस्ट की थी, वो हिच दूर कर ली गई है और जल्दी ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माण शुरू हो जाएगा। और इसके लिए नरेंद्र मोदी स्वयं कैथल में आके घोषणा करके गए। नरेंद्र मोदी बनवाएंगे, हाईवे बनवा देंगे। थर्मल प्लांट में जो नौकरियां नहीं दी गई लोगों को, क्या आईएनएलडी उन नौजवानों को नौकरियां दिलवाएगी जो देना तय हुआ था? मोदी साहब कुछ नहीं करेंगे। मोदी साहब ने युवाओं के साथ धोखा किया, किसानों के साथ धोखा किया। अभी राजनाथ सिंह जी आए थे दौर के अंदर, युवाओं ने, किसानों ने काले झंडे दिखाए। और अगर नौकरियां देने का मामला है तो नौकरियां देने में आईएनएलडी सबसे फर्स्ट रही है और आगे भी फर्स्ट रहेगी। आईएनएलडी नौकरियां दिलाएगी। ये तो धोखेबाज लोग हैं, कहां से नौकरियां दिला देंगे? हुड्डा साहब पर यह इल्जाम है कि उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा को जमीन देकर दिल्ली में अपना कर्ज चुकाया गांधी परिवार के प्रति। क्या प्रधानमंत्री के इस आरोप के बाद कांग्रेस बैकफुट पे चली गई है? ये बिल्कुल गलत बात है। हमने एक भी काम गलत नहीं किया, 1 इंच भी जमीन कानून से बाहर नहीं दी, वो उनका व्यक्तिगत मामला था। ये निराधार आरोप है, झूठा आरोप है, इसमें बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं। आप गलत आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर? हम बिल्कुल गलत आरोप नहीं लगाते। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यमुनानगर जिले के साथ सौतेला व्यवहार किया है, विकास पर पूर्ण विराम है। यहाँ के युवाओं को उन्होंने बिल्कुल नौकरी नहीं दी और आरटीआई के तहत जो जानकारी मांगी गई थी, वहाँ रोहतक जिले में 1081 विकास के कार्य हुए, जबकि यमुनानगर जिले में मात्र 27 विकास के कार्य। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पक्षपात किया? सर मैं बताऊंगा, 2 लाइनों में बात खत्म करूंगा। सब सारी मलाई जो खाई है रोहतक वालों ने खाई है, और 15 तारीख को बदला ले लेंगे। हुड्डा तेरा कहर देख लिया, मोदी तेरी लहर भी देख लेंगे। मोदी तेरी लहर देखना, हुड्डा तेरा कहर देखना, बदला लेंगे 15 तारीख को। कहते हैं कांग्रेस ने पक्षपात किया। कांग्रेस हरियाणा में सरकार बना रही है, कांग्रेस की 7 सीटें आ रही हैं और हम जीत रहे हैं। जगाधरी में हमारी जीत निश्चित है, इसलिए वहां का कैंडिडेट भाग गया यहाँ से। कांग्रेस जीत गई है, आप क्या करेंगे कह रहे हैं? ना ये जीत रहे हैं ना ये जीत रहे हैं। ये तो 10 से ऊपर नहीं जाएंगे और ये 15 से ऊपर नहीं जाएंगे। आईएनएलडी सरकार बनाएगी, चौटाला साहब की सरकार बनेगी। ये तो बेचारे जेल में है, क्या जीतेंगे? तो आप जेल में है कह रहे हैं? जेल से बाहर आएंगे और जीत कर आएंगे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ओम प्रकाश चौटाला है कोई और? ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे। ना ये जीतेंगे ना ये जीतेंगे। आप बेकार में जोर लगा रहे हैं, जीतने वाले नहीं। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से सरकार बन रही है। लोगों में जो उत्साह है, लोग जो हमें समर्थन दे रहे हैं और उसके हिसाब से, और जो सर्वेक्षण बता रहे हैं, निश्चित रूप से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मोदी के नाम को वोट देगी हरियाणा की जनता, कह रहे हैं। आज मोदी के नाम पर हरियाणा में कोई वोट नहीं है, बिल्कुल वोट नहीं है मोदी के नाम पर। मोदी की तो फूंक निकल चुकी है। अभी पीछे जो उपचुनाव हुए थे, सब में मोदी साहब की पार्टी हार गई है। उपचुनाव में आपकी हवा निकल गई, फिर भी नहीं मान रहे, कह रहे हैं। नहीं, उपचुनाव जो होते हैं वो स्थानीय मुद्दों के आधार पे होते हैं। लोकसभा का चुनाव और सारी असेंबली का एक साथ चुनाव होना। मजा चखा देंगे कहते हैं, मजा चखा देंगे इस चुनाव में। वो तो उपचुनाव था। राजस्थान में हारे, अपने गुजरात में भी हारा मोदी, वहां भी हार गया, तो कहां गया वो? आपके गुजरात में भी से कम हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने अपने वक्तव्य में आपको बताया कि उपचुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी हो जाते हैं। जब देश का मुद्दा आएगा, प्रदेश का मुद्दा आएगा। इनेलो ने कोई भी विकास नहीं किया 5 साल जब सरकार में रहे, और हुड्डा ने भी कोई विकास नहीं किया। जनता ने मन बना लिया है उन दोनों को सजा देने का, और निश्चित रूप से भारतीय जनता बदलाव की लहर है। लेकिन हम आपको बता दें कि आज यमुनानगर से बस इतना ही। 15 तारीख को वोट देने जरूर निकले, और 19 तारीख को सबसे तेज नतीजे देखिए एबीपी न्यूज पर। अभी इतना ही यमुनानगर से, लेकिन अब फिर मुलाकात होगी बांगर की धरती पर जींद में। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज पर खबरें लगातार।